वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 मार्च 2026 और 30 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपनी डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार 2026, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का ट्रायल सफल किया गया है और पीएम ई ड्राइव योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए 15 से 16 मिनट की ये डेली की करंट की क्लास पूरे फैक्ट के साथ, पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे, कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल गई। हम सबसे पहले 28 मार्च को क्या पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। तो 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? याओंडे। ये कैमरून की राजधानी है, ध्यान रखना, याओंडे। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग ने 25 मार्च 2026 को वर्चुअली रूप से भारत में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का आयोजन किया। जून 2026 से अमेरिकी करेंसी नोट्स पर किसके हस्ताक्षर शामिल किए जाने की घोषणा की गई? तो डोनाल्ड ट्रंप के। भारतीय वायुसेना ने वायु बाण प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा? हेलीकॉप्टर से ड्रोन गिराए जाएंगे। और गृह सुगम पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। जैसे आपको कल संडे के दिन वीकली क्लास मिली, उसका वीकली टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अभी जैसे मार्च महीना कंप्लीट होगा, मार्च महीने की क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी, इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगा मार्च महीने का 2 पार्टों में, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक आपको इसमें डेली, वीकली, मंथली करंट आपको मिलता रहेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। तो 30 मार्च 2026 पहला क्वेश्चन आपके सामने। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 किसने नई दिल्ली के अंदर प्रदान किए हैं? गजब का प्रश्न है, और जो जिसको मिला है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले आप ये तस्वीर में देखो, ये है इनके साथ में हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, इनके द्वारा नई दिल्ली के अंदर रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 इन्होंने प्रदान किए हैं। तो ये टोटल लगभग है 19 श्रेणियों के अंदर ये प्रदान किए गए। अब 19 श्रेणियों के अंदर जो अपने लिए मुख्य मुख्य है उनकी चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? सीपी राधाकृष्णन, भारतीय राजनेता यानी कि भारतीय उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका उत्तर होगा सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पे पूर्व उपराष्ट्रपति करना था ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, पुरस्कार का नाम रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार 2026। उद्देश्य भारतीय पत्रकारिताओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान देना है। यानी कि जितने भी जो भारतीय पत्रकारिता है ना, उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान देना। अब ये टोटल आपको पता है 19 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड दिए गए। इसमें पुरस्कार विजेता 24 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। यानी कि 19 श्रेणियां हैं, 19 श्रेणियों के अंदर 24 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन, जो वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति हैं। ये तो पॉइंट ये आ गया। अब स्टार्ट करते हैं किन किन को मुख्य मुख्य मिला। पहला पॉइंट है हिंदी प्रिंट पत्रकारिता, ये मिला है अवधेश अकोडिया को, दैनिक भास्कर से संबंधित है। तो हिंदी प्रिंट जो पत्रकारिता है वो अवधेश अकोडिया को मिला। ठीक है, तो अवधेश अकोडिया को दैनिक भास्कर से संबंधित। इसके अलावा हिंदी ब्रॉडकास्ट या डिजिटल पत्रकारिता से संबंधित हैं सर्वप्रिय सांगवान, इनको बीबीसी न्यूज हिंदी से संबंधित है, इनको ये अवार्ड मिला। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जयश्री नंदी और तनु जैन को हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अवार्ड मिला। इसके अलावा अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल विजय पाल डूडी, इनको दैनिक भास्कर से अकॉर्डिंग मिला।
खोजी पत्रकारिता मृदुकिला झा आस्था के लिए इनको अवार्ड मिला। और सिविक पत्रकारिता संदीप सिद्दीकी, इनको द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अवार्ड मिला। अब वैसे तो आपको पता है 24 जो पुरस्कार विजेता है उनको मिला है, लेकिन मुख्य मुख्य अपने लिए इतने ही आपको याद करने हैं, ठीक है। लगभग ज़्यादातर या तो ये खोजी पत्रिका आएगा, ठीक है, पत्रकारिता। इसके अलावा ये जो हिंदी प्रिंट पत्रकारिता है ये मुख्य रूप से आपसे पूछा जा सकता है। ये अभी ताज़ा ताज़ा नई दिल्ली के अंदर ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। अगला देखो, अबेल प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है। अबेल प्राइज 2026, ये तो आपको पता है हर वर्ष ये अवार्ड मिलता है। तो अब की बार एबेल पुरस्कार 2026 किसको मिला है, तो ये मिला है गेड फोल्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर ए किसको मिला है, ये है एक जर्मन विशेषज्ञ। कौन है, जर्मन विशेषज्ञ हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनको मिला है अब की बार एबेल पुरस्कार 2026 गेड फोल्टिंग्स। देखो एबेल पुरस्कार 2026 विजेता है गर्ड फाल्टिंग्स। इनका क्षेत्र है गणित के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलता है। योगदान अंक गणितीय ज्यामितीय में महत्वपूर्ण कार्य इनका, मॉडल अनुमान को सिद्ध किया और लिंग अनुमान पर इन्होंने कार्य किया है। विशेष उपलब्धि 8+ वर्षों से अन्य सुलझी समस्याओं का समाधान किया और एबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जर्मन शोधकर्ता रहे हैं। तो ये पहले जर्मन शोधकर्ता हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये एबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जर्मन शोधकर्ता, इनका नाम है गर्ड फालेंटिंग्स। एबेल पुरस्कार 2026 से मिला है। ध्यान रखना ये गणित के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो स्थानों के बीच में संचालित की जाएगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो स्थानों के बीच में संचालित की जाएगी। हालांकि वैसे मैंने आपको दिल्ली की क्लास से जो जुड़ा है उसको तो पता है, ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले करवाया है, लेकिन अब दोबारा मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी इस ट्रेन का जो ट्रायल रन है ना वो सफल परीक्षण इसका किया गया है, यानी कि सफल हुआ है इसका ट्रायल रन। तो ये 2 स्थानों के बीच में चलेगी। सबसे पहले जींद से लेकर सोनीपत है हरियाणा के बीच में, और अभी कल इसका ट्रायल रन पूरा हुआ है। और जो अपने अश्विनी वैष्णव है, केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पुष्टि कर दी कि भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसका सफल ट्रायल रन पूरा हो चुका है और ये सबसे पहले जींद से लेकर सोनीपत हरियाणा के बीच में चलेगी। देखो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट का सफल ऑस्टिलेशन ट्रायल है वो पूरा हो चुका है। इसकी पुष्टि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल तकनीक पर आधारित है और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में संचालित की जाएगी। तो हरियाणा के अंदर चलेगी यह ट्रेन, जींद और सोनीपत के बीच में चलेगी। और इस ट्रायल की सफलता के साथ भारत है वो जर्मनी, जापान और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जर्मनी के अंदर चल रही है, जापान के अंदर चल रही है, चीन के अंदर, लेकिन भारत भी अब इसके अंदर शामिल होने जा रहा है। तो ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो हरियाणा के अंदर संचालित की जाएगी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया, यानी कि फेज 1। ये देखो आपके सामने तस्वीर में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण यानी कि फेज 1 का उद्घाटन किया है जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर। ये याद रखना अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेगा। ठीक है, तो कहाँ पे, जेवर उत्तर प्रदेश। तो मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश अब देश का ऐसा राज्य बन गया जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी मौजूद रहेगी। तो ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया उत्तर प्रदेश जहां पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी रहेगी। इस हवाई अड्डे के निर्माण पर लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है। तो ये देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है। कौन सा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस परियोजना के पहले चरण में ये एयरपोर्ट प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो है वो संभाल सकेगा और यह परियोजना उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। तो ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अभी कल परसों लगभग मान के चलो 28 मार्च को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला, पीएमई ड्राइव योजना को भारत सरकार ने किस वर्ष तक बढ़ाया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये योजना तो वैसे मैंने आपको काफी बार करवाई है। तो पीएमई ड्राइव योजना को भारत सरकार ने किस वर्ष तक बढ़ाया। अब सभी साथी एक बार
कमेंट में जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं सभी साथी बताएंगे कि पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही आंसर दे पाते हैं। तो अब इसको क्या है, पहले ये थी 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया 2028 तक। ठीक है, कब तक बढ़ा दिया, 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक इसको बढ़ा दिया। तो पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि बढ़ी। भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को 31 मार्च 2028 तक इसको बढ़ा दिया है। ये पॉइंट नोट कर लेना। वैसे अभी जल जीवन मिशन को बढ़ाया ना दिसंबर 2028 तक, उसी प्रकार इसको बढ़ा दिया मार्च 2028 तक। इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों का प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि अब जुलाई 2026 तक सीमित कर दी गई है। मंत्रालय, यह घोषणा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई है। इनकी इसका विभाग कौन सा है, भारी उद्योग मंत्रालय। नीति में बदलाव, अब नीति में प्राथमिकता ई रिक्शा और वाणिज्यिक 3 पहिया वाहनों को दी जाएगी। नीति में कुछ बदलाव हुआ है, इसमें जो प्राथमिकता है वो ई रिक्शा और वाणिज्यिक जो 3 पहिया वाहन है उनको भी दी जाएगी। और इस योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन 10,900 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये इसकी अवधि बढ़ा दी है 31 मार्च 2028 तक। अब मैं बता देता हूँ, अब इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2024 से। क्या कब से हुई थी, 1 अक्टूबर 2024 से। अब ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत हो चुकी, मतलब इसको मंजूरी मिल गई, लेकिन घोषणा हुई थी 29 सितंबर 2024 को इसकी घोषणा हुई थी। तो ये 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट है और अब ये 31 मार्च 2028 तक इसको मंजूरी मिली है। ठीक है, अगला, भारत में 16वां इंडिया प्रोबायोटिक सिम्पोजियम कब आयोजित किया जाएगा। भारत में 16वां इंडिया प्रोबायोटिक सिम्पोजियम कब आयोजित किया गया, तो ये किया गया था, ध्यान रखना, 27 से 28 मार्च 2026 को। कब है, 27 से 28 मार्च 2026 को भारत में 16वां इंडिया प्रोबायोटिक सिम्पोजियम आयोजित किया गया था। देखो, 16वां इंडिया प्रोबायोटिक सिम्पोजियम, इसका आयोजक है गट माइक्रोबायोटा एंड प्रोबायोटिक साइंस फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन 27 से 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में। इसका विषय है गट माइक्रोबायोम एंड प्रोबायोटिक्स इम्पैक्ट फ्रॉम क्रेडल टू सेंटेरियन। अब देखो, नाम इसका अच्छे तरीके से इसको याद रख लेना। इसमें मुख्य अतिथि श्री राजीव गौबा और नीति आयोग के सदस्य शामिल थे। मुख्य संदेश, गट माइक्रोबायोम की प्रतिरक्षा, चयापचय और निवारक स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित है। यानी कि साइंस फाउंडेशन का नाम आए, विज्ञान प्रौद्योगिकी से ये सम्मेलन आयोजित हुआ है, कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। ये याद रख लेना, सीधा सीधा भाई प्रश्न छप जाएगा एग्जाम के अंदर। वर्ष 2026 में कोविड-19 का नया वेरिएंट BA.3.2 जिसे सिकाडा वेरिएंट कहा जा रहा है, किस परिवार से संबंधित है। ये लीजिए, भी कोरोना का भी नया वेरिएंट फिर आ चुका है और धीरे धीरे ये भी सुनने में आया है कि अमेरिका के अंदर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वर्ष 2026 में कोविड-19 का नया वेरिएंट है BA.3.2 जिसे सिकाडा वेरिएंट भी कहा जा रहा है, किस परिवार से संबंधित है, ओमिक्रॉन से संबंधित है। ये तो अब आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ओमिक्रॉन से संबंधित है। तो कोविड-19 नया वेरिएंट BA.3.2 सिकाडा वेरिएंट के नाम से इसको जानते हैं। BA.2 सिकाडा वेरिएंट कहा जाता है। वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर यह चर्चा में है और कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट परिवार से संबंधित है। तो अधिक संख्या में म्यूटेशन से है विशेषता इसकी, और असामान्य दोबारा उभरने के पैटर्न पर यह आधारित है। ये याद रखना। इसके अलावा इन कारणों से ये अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट से अलग दिखाई देता है और WHO की श्रेणी में वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग, इस पर करीबी नजर रखी जा रही है। फिलहाल बड़ा इसका वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है नहीं, इनकी फिलहाल इसका बड़ा कोई दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी इसको में याद रखना भी इसका नया वेरिएंट आ चुका है जो ओमिक्रॉन परिवार से संबंधित है। इनका भी अलग अलग परिवार होता है, किससे संबंधित है किससे नहीं है। ठीक है, अब देखो वन लाइनर करंट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फॉरवर्ड गुरजंट सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया हॉकी पुरस्कार समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की और बालेंद्र शाह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालन के रूप में जाना जाता है, इन्होंने 27 मार्च 2026 को देश के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।
याद रखना ये नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं भी, याद रखना यहाँ पे लिखा नहीं गया, नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखना ये कौन है, बालेंद्र शाह, और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये इन्होंने शपथ ले ली 27 मार्च 2026 को। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य वो है गुजरात। अब बहुत सारे साथी पूछ रहे थे सर गोवा भी हो सकता है या उत्तराखंड है, तो ये पुर्तगाली के समय हुआ था गोवा राज्य। अगर स्वतंत्रता के बाद में पूछे, स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य पूछे तो आएगा उत्तराखंड है, और पुर्तगालियों के समय आएगा गोवा, और अब दूसरा राज्य आ गया गुजरात। ठीक है, इस प्रकार आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाया करो, अच्छे तरीके से दिमाग को थोड़ा यूज किया करो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ऊर्जा सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 अंतः स्थापित किया गया, जवाहरलाल नेहरू के समय। स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, मणिपुर राज्य में। भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से। ये संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की संप्रभुता और अखंडता या शब्दों को अंतः स्थापित किया गया, वो है 16वां संविधान संशोधन। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, 14 दलों ने भाग लिया। तो बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, मैं लगातार करवा रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी एग्जाम होगा ना जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट डोज, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब ये प्रश्न सुमेलित करना आया था। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे। ये जो चारों है ना ऊपर वाले, इनका अनुच्छेद पूछा गया इधर, और इनको दिया था सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये इनका अनुच्छेद बताना है चारों का आपने। और 5 नंबर पे है राजस्थान के राज्यपाल जो भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके। ये 500 प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। ये राजस्थान के अब राज्यपाल मैं स्टार्ट करूंगा इसी हफ्ते। अब हफ्ते हमने राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़ेंगे, तो इन चारों के अनुच्छेद बताने हैं और इसका नाम बताना। ठीक है, तो ये आज की थी अपनी क्लास। ये स्कूल व्याख्याता की बुक बाजार में उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी, थर्ड ग्रेड की है, LDCA CET इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप जरूर है ज्वाइन करें। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। 30 मार्च 2026 राजस्थान दिवस भी अपने बनाते हैं आज, आपको पता है वैसे तो अब की बार 19 मार्च को बनाया गया, लेकिन फिलहाल अपने 30 मार्च को राजस्थान दिवस से बनाते हैं। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।